हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियोस में दोबारा। मैं वैभव एचडीके क्लासेस से। आज हम करने वाले हैं क्या, चैप्टर 1 का पार्ट 2। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, आई होप आप सभी को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, शॉर्ट रन आउटपुट क्या होता है। फिर हमने जाना था कि निकलते कैसे हम इक्विलिब्रियम को, कैसे अप्रोच से फाइंड आउट करते हैं। हमने दो अप्रोच पढ़े थे, एक तो एडीएस अप्रोच और हमने पढ़ा था एस इजिकल टू वाई, मतलब सेविंग इजिकल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, हमारे दो अप्रोच थे, कौन कौन से। हमने अपने दो अप्रोच पढ़े थे, एडी इजिकल टू एस और हमने क्या पढ़ा था, एस इजिकल टू आई। हमने दो अप्रोचेस से जाना था कि हम हमारे देश में जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम इसे कैसे पता लगाते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारी कंट्री में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। चलिए जानते हैं, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इंपैक्ट ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखते हैं। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट कॉजेज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एडी। अगर आपकी क्या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे, आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है उसे भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी पहले, हम क्या मान के चलते हैं, हमारी कंट्री में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं, तो हमारी कितनी थी, 10 CR थी आपकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब आपकी इकोनॉमी में क्या हुई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेल्टा आई। डेल्टा आई, तो डेल्टा आई कितनी हो गई अब हमारी, 30 CR। ठीक है, अब आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी निकल के आ गई, आपके एडिशनल, इसे हम I2 ले लेते हैं, I2 I1 आपकी 10 CR थी, I2 आपकी 30 CR हो गई। आपकी डेल्टा आई कितना निकल के आएगा, 30 - 10 आपका 20 CR। मतलब आपकी इकोनॉमी में कितनी की एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, 20 CR की। अब जो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वजह से कई सारे इम्पैक्ट आते हैं, एक बार वो देखते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, लोग इनकम से क्या करते हैं, चलो एक देखते हैं, एडी इजिकल टू सी प्लस आई। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हमारी अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। अगर कंजप्शन ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, कंजप्शन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा अपनी क्या लेते हैं, इनकम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, हमारा एएस एंड एडी। ठीक है, हम वाई जो हमारी इनकम की लाइन होती थी हम उसे स्टेट करते थे, कितनी डिग्री की होती थी हमारी, 45 डिग्री की। समझ गए। और हम एग्रीगेट डिमांड क्या करते थे, थोड़ा सा ऊपर लेते थे और हम एडी का बना देते, क्योंकि हमारा कंजप्शन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन नहीं बोलते इसे, हम क्या बोलते हैं, सी बार। सी बार मतलब हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हमारी क्या हुई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा क्या होगा, जो एडी का कर्व होगा वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या है, थोड़ा बढ़ चुका है। अब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड तो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, बिकॉज इसमें क्या हुई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसकी वजह से जो हमारी थोड़ी लाइन है वो कहाँ चली जाएगी, थोड़ी ऊपर चली जाएगी। जो आप ये गैप देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट कॉजेज इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ एडी। मतलब आपका अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ गए। अकॉर्डिंगली एडी फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड। आप क्या देख रहे हो, जो एडी फंक्शन है कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि अकॉर्डिंगली एडी फंक्शन जो है आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है हमें, OE इज द इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट।
ओ ई क्या आपका इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, देखते हैं। लेकिन आप देखने पहले जब हमारी इक्विलिब्रियम थी कहाँ पे थी, ओ ई यहाँ पे था, ये हमारा इनिशियल लेवल है। हम इक्विलिब्रियम जीडीपी को क्या भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम भी, या इक्विलिब्रियम आउटपुट कह लो आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। हमारा इनिशियल क्या है, ओ ई आउटपुट है, ठीक है। अब ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट एडी अपवर्ड, अब एडी इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो कहाँ चली गई, अपवर्ड चली गई। किसकी वजह से, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट की वजह से। जैसे जैसे आपकी इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट ऐसे ही आपका डिमांड भी क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड, ठीक है। अब आप देखेंगे जब हमारा पहले ये वाली लेवल ऑफ ओ ई पे, जब हमारी इनिशियल लेवल पे क्या थी, हमारी इक्विलिब्रियम ओ ई थी। जैसी हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई तो उसकी वजह से एक नया पॉइंट बना, उसका नाम क्या था, ओ एफ। तो हमारा ये क्या निकल के आया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया, ठीक है। क्योंकि अब तो हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो चुका था, तो अब नई इक्विलिब्रियम निकल के आया, जिसको हमने क्या नाम दिया, ओ एफ। पहले क्या था हमारा, ओ ई इक्विलिब्रियम, फिर हमारा नया क्या निकल के आया, ओ एफ, जिसको हमने न्यू इक्विलिब्रियम बोला। किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इट कॉजेज इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम फ्रॉम ओ ई टू ओ एफ। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि आपका पहला कहाँ था, ओ ई पे था, अब क्या हुआ, ओ ई से ओ एफ पे इंक्रीज हो गया आपका इक्विलिब्रियम जीडीपी, जिसे आप इनकम भी आउटपुट कुछ भी कह लो, तो वो क्या हुआ आपका इंक्रीज हो गया, कहाँ से, ओ ई से, अब क्या हो गया, ओ एफ। समझ गए, डायग्राम आपको समझ आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन्हें साथ साथ लिखते भी चलें, ड्रॉ करते चलें, जिससे आपकी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें साथ साथ, ठीक है। ये आपके बुक पे अकॉर्डिंग है बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक, इसमें क्या बोला है, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट जब होती है हमारी इकोनॉमी में तो उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट आप कहोगे किसे, अब मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से कई गुना इफेक्ट आता है। एक बार देखते हैं कैसे। आपने ध्यान से डायग्राम देखा होगा कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट में देखो कितना सा चेंज आया है, इतना, ठीक है। ये आपकी क्या थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी, ये इनकम वाली लाइन। अब उसकी वजह से देखो इनकम में कितना चेंज आया, समझे। जरा सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में क्या बढ़ी, उसकी वजह से कितना ज़्यादा इनकम में चेंज आ गया। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब एक 10, मतलब आप मान सकते हैं टाइम्स में होता है, जैसे 10 गुना, मतलब हमारी 10 CR थी, 20 CR हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई बढ़ के, तो 10 का चेंज आया। अब 10 का कई सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट, जैसे उसका 3 गुना 4 गुना, मतलब 10 का मतलब 30 गुना हमारी इनकम बढ़ गई, 40 गुना हमारी इनकम बढ़ गई, इसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। पढ़ते हैं उसके बारे में। ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज फ्रॉम ओ ई टू ओ एफ। हमें पता है कि जब हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो लेवल हमारे इनकम का कहाँ पहुंच जाता है, इंक्रीज होके ओ ई से ओ एफ। इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हमने जाना कि हमारा जो ग्राफ था उसमें देखा होगा आपने, इन्वेस्टमेंट में जरा सा चेंज आया लेकिन इनकम में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज आया। इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। हैंस एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन जीडीपी इनकम। अब इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी इनकम है उसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है, किसकी वजह से, जब हमारी इकोनॉमी में क्या आती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है। समझ गए, डायग्राम देख लेते हैं। ओ ई से हमारी इनकम कहाँ पहुंच गई, अब ओ एफ तक। इसी को हमने क्या बोल दिया, जरा सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कुछ भी हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, किसमें, इनकम में। उसकी वजह से हमारा डेल्टा आई अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से कई गुना हमारा डेल्टा वाई बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हमारा डेल्टा वाई बढ़ गया कई गुना, उसका मतलब कि क्यों बढ़ा, क्योंकि डेल्टा आई हमारा थोड़ा सा बढ़ा, उसकी वजह से हमारे इनकम कितनी बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। समझ गए, चलते हैं। अब
ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के एंड इट्स मैकेनिज्म। अब हम जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। किससे, के से। जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जिसे हम क्या भी बोलते हैं, हम इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से, ठीक है। अब ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होती क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम। मतलब इसे हम कैसे बताते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स, ये टाइम्स में होता है याद रखना, 5 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। आउटपुट एक्सीज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, किसकी वजह से, जितना आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी वजह से आपकी कितनी इनकम में चेंज आ रहा है, कितने टाइम्स में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम मानते हैं कि हमारी इनकम कितनी थी, पहले हमारी इनकम थी मान लीजिए 1000, ठीक है। फिर बढ़ के कितनी हो गई y1, वो हो गई 2000, समझ गए, ठीक है। अब हम मानते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी हमारी 100, I1 वो कितनी हो गई बदल के, अब हमारी इंक्रीज होके हो गई वो 200, ठीक है। हमारी इनकम कितनी हो गई अब 200, ठीक है। अब इसमें हम चेंज निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा कैसे निकालते थे, डेल्टा वाई निकालते हैं पहले। इनकम में कितने का चेंज आ रहा है, 2000 माइनस 1000 कितना हुआ आपका 1000 का चेंज आया, मतलब डेल्टा वाई आपका 1000। डेल्टा आई कैसे निकालोगे, I1 माइनस आई, मतलब 200 माइनस 100, कितने का चेंज आया 100 का। फॉर्मूले में पुट करते हैं, डेल्टा वाई कितना है हमारा 1000 एंड डेल्टा आई कितना है हमारा 100, ठीक है। कितने का चेंज आया हमारा क्या निकल के आया कि 10 टाइम्स। इससे क्या पता चलता है हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना होगा 10 टाइम्स, हमारा मतलब 10 गुना ज़्यादा होगा, समझ गए, ठीक है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट बात और, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाले हैं, रिलेशनशिप किसके बीच में, एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एमपीसी के बारे में, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये पढ़ा था हमने, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, मतलब देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब हाइगर द एमपीसी मीन्स हाइगर देन मल्टीप्लायर, मतलब आपका एमपीसी हाई होगा तो आपका के भी क्या होगा, मतलब मल्टीप्लायर भी क्या होगा, हाई होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे पहले क्लीन कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अपना एमपीसी कितने लेंगे 0.2, हम क्या ले लेते हैं अपना एमपीसी 0.2 ले लेते हैं। इस फॉर्मूले में हम रख के देखते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से के 1 माइनस 0.2, मतलब एमपीसी क्या है हमारा 0.2 है, ठीक है। अब 1 में से 0.2 जाएगा कितना बचेगा 0.8, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1.25, समझ गए। अब हम अपने एमपीसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एमपीसी हम कितना इंक्रीज कर देते हैं हमारा 0.5 हमने इंक्रीज कर दिया। तो अब फॉर्मूले में से रख के देखते हैं क्या आएगा 1 माइनस एमपीसी हमारा कितना है इस बार 0.5, 1 में से 0.5 जाएगा 0.5 ही बचेगा, पॉइंट से कैंसिल, 0 5 2 10। अब देखिए हमारा एमपीसी क्या हुआ, जैसे ही हमारा एमपीसी इंक्रीज हुआ तो हमारा मल्टीप्लायर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, समझ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा एमपीसी इंक्रीज होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। 1.25 तब कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, समझ गए, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हाइगर द एमपीसी, हमारा एमपीसी हाई था तो हमारा क्या था, हाइगर मल्टीप्लायर था। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि एमपीसी प्लस एमपीएस
इज इक्वल टू 1 होता है। समझ गए? एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता था, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब हम एमपीएस कैसे निकालते थे? एमपीएस एमपीसी को उधर ले जाते थे, 1 माइनस एमपीसी। अब आप एक चीज देखोगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस एमपीसी है, 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है? एमपीएस के। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एमपीएस। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन एमपीएस। इससे हमारा क्या आता है? एक नया फॉर्मूला और मिल जाता है, के को निकालने के लिए के वाला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? 1 अपॉन एमपीएस। तो हमारी क्या हो गए? 2 फॉर्मूले हो गए, किसके निकालने के लिए? के को निकालने के लिए। ठीक है, आप यहां से इसे अच्छे से समझ गए? ठीक है, अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ के, मतलब हम जो मल्टीप्लायर जो हमारा फॉर्मूला बना है वो कौन सा? 1 अपॉन के 1 माइनस एमपीसी। के को निकालने के लिए फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अभी ड्राइव कैसे हुआ था, चलिए एक बार देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम पे के का एक फॉर्मूला है वो लिखते हैं। सबसे पहले के का हम पे कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम सबको पता है ये इसका दूसरा फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चलिए सबसे पहले हमें पता है कि हमारी कंट्री में इक्विलिब्रियम कब आता है, हम वो लिखते हैं। हमारी कंट्री में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड के हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सी प्लस आई, और ए एस को हम क्या कहते हैं? इनकम। इनकम भी कह सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? इन सब में डेल्टा का साइन लगा देंगे। ठीक है, डेल्टा का साइन लगा देते हैं, और यहां भी क्या करेंगे? डेल्टा का साइन हमने एडिशनली जोड़ा है अपनी तरफ से। ठीक है, अब अगर हमें डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी हो, कहाँ पे? इसमें पुट रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा आई, डेल्टा सी उधर चला जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब आप देखोगे एक हम पे क्या आया? डेल्टा आई की वैल्यू आ गई। डेल्टा आई की वैल्यू कब कैसे निकाल सकते हैं हम? जब डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी करेंगे। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा वाई अपॉन माइनस डेल्टा सी। समझ गए? ठीक है, अब हम मैथ्स में भी देखते हैं, क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? अपनी क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय डेल्टा बाई। पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे? हम डेल्टा वाई से करते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, अब डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई जो कैंसिल होगा, ऊपर 1 बचेगा, ऐसे यहाँ पे सेम 1 बचेगा। अब आप सभी को पता होगा कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मतलब ये कब आता है? मतलब चेंज हुई इनकम क्या इफेक्ट डालेगी किस पे? चेंज इन कंजप्शन पे। तो इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एमपीसी। जब एमपीसी हम निकालते तो हम क्या बोलते हैं? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एमपीसी लिख सकते हैं। तो ऊपर हम पे क्या बचा? 1 माइनस, हम इसको क्या लिख देते हैं? एमपीसी। यहीं से क्या हुआ है? ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो क्या आया है। समझ गए? ऐसी हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि 1 माइनस एमपीसी, जब हम एमपीएस की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस एमपीसी लिखते हैं। तो 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर हो गया? हमारा एमपीएस के। तो हम क्या भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एमपीएस। तो हमारी 2 फॉर्मूले बन गए के। एक तो ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, एंड नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, और हम पे थर्ड तो है ही के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है हमसे? वाई देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में
क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जब एमपीसी बढ़ेगा तो आपका के भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो भी बढ़ेगा। अब ये लेकिन होता क्यों है जानते हैं। सबसे पहले एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई मीन्स एडिशनल एक्सपेंडिचर बिकॉज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमें पता है अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा। आपको पता है एडिशनल एक्सपेंडिचर हम कहते किसे हैं, एडी को ही कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड को। अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा कि हम जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस आई करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक्स्ट्रा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से का मतलब क्या है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब एडी बढ़ रहा है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपका किसके बराबर होता है, कंजम्पशन प्लस आई। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल एक्सपेंडिचर मीन्स एडिशनल इनकम। एडिशनल एक्सपेंडिचर का मीन्स क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल इनकम कर रहे हैं। बिकॉज एग्रीगेट डिमांड आपने देखा होगा किस, जब एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो एग्रीगेट से सप्लाई भी क्या होती है, आपकी बढ़ रही होती है। बिकॉज हम अपनी इकोनॉमी में क्या मानते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, आपकी फुल्ली इलास्टिसिटी होती है। मतलब जैसे जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी में मानते हैं, हमारी इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। और एग्रीगेट सप्लाई को हम कहते भी क्या है, वाई भी कह सकते हैं। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम इसलिए कहते हैं अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब एडी इंक्रीज हो रहा है एडिशनल, तो एडिशनल इनकम भी होगी आपकी। समझ गए। ऐसी अगेन एडिशनल कंजप्शन एसी, मतलब जो एडिशनल कंजप्शन है आपका वुड बी कन्वर्टेड इनटू एडिशनल इनकम। अब हमें पता है लोग इनकम से करते क्या हैं, दो ही चीज़ करते हैं, कंजप्शन करेंगे या सेविंग करेंगे। अगर हम किसी चीज़ का कंजप्शन कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या है, वो दूसरे वाले के लिए उसके लिए इनकम है। जैसे हम इनकम से क्या करते हैं, कंजप्शन या सेविंग करते हैं। अगर हम उसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, तो लेकिन वो दूसरे वाले के लिए तो उसके लिए तो इनकम होगी, फिर वो आगे जाके कंजप्शन करेगा, फिर वो उसके लिए इनकम बनेगी। ऐसे ही प्रोसेस चलता जाता है। इसलिए क्या होता है, जो एडिशनल कंजप्शन हम करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है दोबारा एडिशनल इनकम में। दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कंजप्शन प्लस सेविंग या कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो दूसरे वाले के लिए क्या बनती चली जाती है, आगे इनकम बनती चली जाती है। फोर्थ, सो हाइगर द वैल्यू ऑफ एमपीसी। हमें पता है जब हाइगर एमपीसी वैल्यू होगी तो मीन्स हाइगर इनकम। अगर आपके एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो आपकी इनकम की भी वैल्यू क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। समझ गए। मतलब जितना ज़्यादा मीन्स आपका एमपीसी हाइगर रहेगा उतनी लोगों की इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी। समझ गए। ठीक है, चलते हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हम क्या जानेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कौन सा वाला, हमने एमपीसी का तो जान लिया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देयर इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, एमपीएस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हमने एमपीसी का तो जाना, लेकिन जो एमपीएस होता है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो आपका जो के वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर एमपीएस आपका डाउन होगा तो आपका के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं हम अपना। जैसे हम अपनी पहले एमपीएस की वैल्यू क्या लेके देखते हैं, 0.8। इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, के 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। एमपीएस कितना है एम पे, 1/0/8, ऊपर 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 1 लेंगे इसमें 1.25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी एमपीएस की हम एक और वैल्यू लेके देखते हैं 0.4। दूसरे केस में फॉर्मूले में लगते हैं दोबारा, के 1/एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीएस कितना है इस बार, 0.4, 0.2 पर 4 2.5। आपने देखा कि जब हमारा एमपीएस हाई था तो वैल्यू क्या है हमारी 1.25। जैसे हमारा एमपीएस कम हुआ तो हमारा जो के था वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसमें कहते हैं इसे नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के डाउन होगा। समझ गए। ठीक है, और हमने अपने अब तक फॉर्मूले देखे, पहले इसे रफ कर देते हैं।
हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा है जो आपको याद करना है, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है। थर्ड हमने देखा k इज इक्वल टू 1/MPS। समझ गए? आपको ये 3 फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से लिख लेने हैं, आप नोट कर सकते हो उन्हें, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ऑब्जर्वेशंस, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन k एंड MPC। हमने क्या देखा, k और MPC के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हाँ, हमने पता है क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि MPC अगर हाई है तो k भी क्या होगा, हाई होगा। अगर ये कम तो ये भी क्या होगा, आपका कम होगा। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, k और MPS के बीच। MPS, अगर हमने MPS में क्या देखा था, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब MPS अगर हमारा कम होगा तो k क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर MPS हमारा ज़्यादा होगा तो k क्या होगा, हमारा कम होगा। समझ गए? ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इन्फिनिटी, मतलब k की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी कब होगी। चलिए हम एक बार लेके देखते हैं, हम 1 लेके देखते हैं। 1 माइनस MPC, MPC क्या लेके देख रहे हैं हम, MPC की वैल्यू इस बार 1 लेके देखते हैं। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस अपॉन 0। अगर हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कब होती है हमारी k की, 1। देखते हैं कैसे, अगर हम k की वैल्यू क्या लेके देख लें, कब होगी, 0। k 1 माइनस MPC, सॉरी हम ये MPC की वैल्यू लेके देख रहे हैं। 1 माइनस 0, 1 में से 0 जाएगा तो आपका 1 ही बचेगा, तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक चीज़ देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अब हमें मैकेनिज्म समझना है एक, कि जब आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा आपका, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से होगा एडिशनल एक्सपेंडिचर। हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी आपका इंक्रीज होगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कहते भी क्या है, एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं, तो वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो वो भी क्या होगा, एडिशनल इनकम वो भी इंक्रीज होगी। कैसे? अब हमें पता है एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो इनकम भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। उसकी वजह से आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो आप कंजप्शन ज़्यादा करोगे, ठीक है। अगर कंजप्शन ज़्यादा करोगे तो एडिशनल इनकम होगी। हमें पता है ना, हम करते क्या है कंजप्शन, वो इनकम से हम 2 ही चीज़ करते हैं, कंजप्शन या सेविंग। अगर जब हम कंजप्शन करते हैं फिर वो दूसरे वाले के लिए क्या होती है, इनकम होती है, फिर वो कंजप्शन प्लस सेविंग करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले के लिए, उसके लिए वो क्या होगी, इनकम होगी। समझ गए? अब हम एक टेबल देखेंगे। अब हम ये समझेंगे कि जो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ये होता कैसे है। चलिए अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब हम समझेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट काम कैसे करता है। चलिए हम एज्यूम करेंगे इसमें सबसे पहले जो एमपी से हमारा कितना एज्यूम करेंगे, 0.80, ठीक है। हम इसमें देखेंगे सबसे पहले राउंड्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन और इंक्रीजिंग सेविंग, ठीक है। हमें पता है ना हम इनकम से क्या करते हैं, 2 ही चीज़ करते हैं ना, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम सेविंग भी कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम मानते हैं राउंड 1 में कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज हुई है, 200 से, ठीक है। इनकम भी आपकी किससे इंक्रीज हुई है, 200। समझ गए?
क्योंकि हम यही तो मानते हैं ना, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो हमारी इनकम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज हम एग्रीगेट डिमांड के दो ही तो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हम कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी में मानते हैं ना, हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है इलास्टिक होती है, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी होती है, जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है मतलब उतनी ही आपकी क्या होगी, एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हुई होगी, तो हमारी इनकम भी क्या होगी, उसके बराबर होती है। तो जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, इतनी हमारी क्या हुई है, इनकम हुई है। ठीक है, अब हमने एमपीसी को क्या एज्यूम करा है, 0.80। तो हम इनकम से क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं और सेविंग करते हैं, जिसे हम डेल्टा आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, 200 की इनकम करी, 200 में से हमने एमपीसी का मीन्स क्या होता है, हम क्या कहते हैं, कितना हमने कंजप्शन करा, एमपीएस हमने कितनी सेविंग करी, उसमें से हमने 200 में से कितनी कंजप्शन करा, एमपीसी कितना करा, हम 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 की 0.80 से, तो कितना आ गया, 160। समझ गए, ऐसी सेविंग बचे हुई क्या होगी आपकी, इसकी सेविंग होगी। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर जो हमारे लिए कंजप्शन है वो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, उसके लिए इनकम होगी, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 160। ऐसी फिर हम 160 की 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी इनकम कंजप्शन आ जाएगा, जो बचा हुआ होगा वो उसके सेविंग आ जाएगी। फिर वो ऐसी चीज़ वही प्रोसेस चलेगा, जो उसके लिए खर्चा होता है वो अब क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए इनकम, जो दूसरे के लिए इनकम तो उसकी दोबारा मल्टीप्लाई, जो आपका आंसर आया, और जो बचा हुआ था वो आपकी सेविंग। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, अब हमें ये सीखना है। अब हमें पता है हमने कितना एज्यूम करा है, एमपीसी 1 माइनस 0.80 0.20 आपका कितना आएगा, 5 टाइम्स। अब ये आपका कब तक चलेगा, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट क्या ना हो जाए, 5 टाइम्स ना हो जाए, मतलब इसका 5 टाइम्स ना हो जाए। 5 टाइम्स अब कितना होगा, 200 का, जब तक आपकी 1000 ना हो जाए, आपका जब तक इनकम कितनी ना हो जाए, 1000 ना हो जाए। ये प्रोसेस आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी 5 टाइम्स ना हो जाए। समझ गए, ठीक है, यही हमें मैकेनिज्म को समझना था, ये हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता कैसे है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, बस उससे और पढ़ना है। अब एक हमें पढ़ना है फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हमें क्या पढ़ना है, एक फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन होता है। जानते हैं जो मल्टीप्लायर एक्शन होता है ना, उसके 2 एक्शंस होते हैं, एक तो फॉरवर्ड एक्शंस और एक बैकवर्ड एक्शंस। जानते हैं जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, उसकी वजह से क्या होती है, इंक्रीज होती है आपकी इनकम इंक्रीज होती है। हमें पता है जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी, तो इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। समझे, ऐसी बैकवर्ड एक्शन में जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज होती है, तो आपकी इनकम क्या होती है, वो भी डिक्रीज होती है। ऐसी आपकी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब इन्हें एक ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हम अपनी इसे क्या मानते थे, एएस। ये क्या होते थे, हमारी एग्रीगेट डिमांड, इसके 2 कंपोनेंट्स होते थे, सी प्लस आई। ठीक है, अब हम मानते थे अगर हमारी इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है तो एक और लाइन बनती थी हमारी, ए डी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ था, यहाँ पे, अब कहाँ हो गया, यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्शन, आगे की तरफ चली गई। दूसरा बना के देखते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए एस की लाइन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई। अब हमारी इकोनॉमी में क्या हुई है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, तो हमारी लाइन कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। हम क्या लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, लेकिन इस बार माइनस का क्या आएगा, डेल्टा आई। हम इस बार क्या लेंगे, माइनस का डेल्टा आई लेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या हुई है, डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से हमारी लाइन कहाँ गई, नीचे की तरफ। तो पहले हमारी इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, अब कहाँ पे हो गया, इधर। अब हमारा क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। यही हमारे लास्ट के 2 टॉपिक थे छोटे से, जो आपको समझने थे। इसी के साथ ये हमारा आज क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत जल्द करेंगे, एक 1 शॉर्ट वीडियो में हम अपना पूरा चैप्टर क्या कर लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। अब हम इसी वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।